हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक से। ठीक है, तो इसमें हम प्रतिदिन एक एक करके एक एक अध्याय अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पहला अध्याय। ठीक है, और इसमें कुछ भाग हैं और इसका पहला भाग है भूगोल का। ठीक है, तो ये इसमें कुल मिलाकर 24 अध्याय हैं और इसके 3 भाग हैं। पहला भूगोल, दूसरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन और तीसरा है इतिहास। ठीक है, एक एक करके हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान भाग 1 भूगोल, और इस पहले भाग का पहला अध्याय है हमारा भारत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारत उपमहाद्वीप को अलग करती हैं। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग, जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। नीचे दिए गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये मानचित्र है। तो ये जो भूरे रंग का भाग दिख रहा है, ये एक उपमहाद्वीप है और जिसमें भारत की एक अलग ही पहचान है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपयुक्त मानचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जा सकता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक हैं। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता है। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदान रचना हुई है, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई सक्रिय घाटियाँ या दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के शान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्व में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियाँ, बोलियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं भारतीय सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व व पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट
पूर्व देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। आजकल भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखें, ये भारत का मानचित्र है। इसे आप गौर से देखें, ये आपके दिमाग में ऐसे कैसे याद होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। भारत के प्रत्येक राज्य की स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है जम्मू और कश्मीर, आजकल इसको तोड़कर इसको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो जो इधर की तरफ पाकिस्तान की तरफ का जो हिस्सा है उसमें जम्मू अलग कर दिया और कश्मीर अलग कर दिया, ठीक है। और इधर जो चीनी तरफ का जो हिस्सा है उसको लद्दाख में बदल दिया। तो इसमें आओ करके देखें, उपयुक्त भारत के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत के रूपरेखा मानचित्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित दर्शाइए। मतलब आपको नाम लिखना है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं एक खाली नक्शे में, और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और राज्य कौन से हैं। इसमें अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत एक विशाल देश होने के कारण अपने अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान हैं। कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान, कहीं असमान पठार तो कहीं तटीय मैदान, कहीं मरुस्थल तो कहीं द्वीप समूह स्थित है। अतः भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय पर्वत बोलते हैं। दूसरा, गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान। पांचवा, थार का मरुस्थल। और छठा, द्वीप समूह, ठीक है। तो राजस्थान 5वें भाग में आता है, थार के मरुस्थल में। इनमें से तटीय मैदानों का अध्ययन हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन में किया है, तथा थार के मरुस्थल का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आइए अन्य प्रदेशों का अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। ध्यान दें, इस लाइन याद रखें, यह विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमालय हिम प्लस आइल अर्थात बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः 3 समांतर श्रेणियों शिवालिक, मध्य हिमालय या हिमाचल और सबसे उत्तर में हिमाद्री या बृहत हिमालय में बटा हुआ है। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर उत्तर पूर्व की असम म्यांमार पर्वत श्रेणियों की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती हैं। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदा नीर नदियों का उद्गम स्थल है। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई और सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन होता है। यहाँ की वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोए हुए है।
इनकी ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं, तो नदी घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त विश्व में है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र यहाँ स्थित हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका यहाँ की जल और वन संपदाओं पर निर्भर है। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अतिदोहन के कारण यहाँ भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न ये देश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित हैं। तो आओ करके देखें। अपने शिक्षक की सहायता से भारत के भौगोलिक मानचित्र में देखकर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों को पहचानिए और इन श्रेणियों में से प्रत्येक सबसे दक्षिण और सबसे उत्तर में स्थित श्रेणियों के नाम लिखिए। हम पढ़ेंगे गंगा का मैदानी प्रदेश। हिमालय के समांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे बांगर कहा जाता है। ध्यान रखें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसके उदाहरण मुख्य मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। याद रखें, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर कहा जाता है एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। प्राचीन क्षेत्र में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं मैदानी भागों में रहती है। इस मैदानी भूभाग में परिवहन व उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत स्थित है। पथरीले व ऊबड़ खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटा नागपुर के पठार व पर्वत स्थित हैं। भारत की अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाई जाती है। दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिण पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदान निर्माण किया है। पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संसाधन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा शुष्क कृषि की वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा है। रबड़, चाय, कॉफ़ी के बागान के अलावा यह प्रदेश मसालों के लिए मशहूर है। मध्यकाल में भारत की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, छोटानागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है। आओ करके देखें। भारत के गंगा के मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार में स्थित राज्यों की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह।
अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का एक समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान और दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण द्वीप है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत प्रसिद्ध द्वीप हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही संस्कृति है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की प्रमुख भाषा है। मातृभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती आदि। कई भाषाएं बहुत छोटे समुदाय द्वारा बोली जाती हैं। देश में भाषाई विविधताओं को देखते हुए आज़ादी के बाद अधिकतर राज्यों, यहाँ देखें, यहाँ अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली गई हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसे गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हिंदी किन किन राज्यों में बोली जाती है। जहाँ पर इस तरह का उत्तर भारत के जो राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनमें हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पंजाबी, तो पंजाबी यहाँ पर पंजाब है, उसमें सिर्फ पंजाबी बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। तो इस तरह की ये भाषाएं हैं, आप इसको पूरा देखें ना अपनी बुक खोलकर। को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज कर सके। अगला है धर्म। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। इसमें प्रमुख हिंदू 78.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% है। हिंदू, जैन और सिख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में ही निवास करते हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना देती है। जनजाति समूह। आदिकाल से जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में स्थित थे। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गमता के कारण इन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। गोंड, भील, संथाल, ओरांव, सहरिया, नागा, मिरी आदि, डाफला आदि कई जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमज़ोर समुदाय है। विविधता में एकता। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी मजहब, भाषा, जाति या समुदाय के हो, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद यह एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इसी कुछ शब्दावली हैं, जैसे प्रदेश क्या होता है? समान विशेषताओं वाले विस्तृत क्षेत्र होते हैं प्रदेश। दुर्गम्यता, जहाँ आसानी से जाया ना जा सके। धर्मावलंबी, किसी धर्म विशेष को मानने वाला।
आजीविका, जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य। बहुउद्देश्य, अपने अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप पढ़िए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है ईरान। नेपाल, भूटान, म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत है जनसंख्या की दृष्टि विश्व में भारत दूसरा बड़ा देश है। आगे रिक्त स्थान है जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आगे के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये इनके उत्तर बिल्कुल आपकी बुक में ऐसे कैसे मिलेंगे। आप अगर चैप्टर को खोल लेंगे, पीछे की तरफ पन्नों में जाएंगे तो इनके उत्तर आराम से मिल जाएंगे। जैसे भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। तो इसका कारण जब अध्याय शुरू होता है तो वहाँ पर आपको शुरू में मिल जाएगा। ठीक है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि नदी घाटियों के पास में बहुउद्देश्य, जैसे पानी है, पानी के कारण खेती होती है, नगर बसाए जाते हैं, सभी प्रकार की आजीविका रोजगार के साधन वहीं पर विकसित किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं तो नदियों के पास ही चलाई जाती हैं। इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है, क्योंकि उन परियोजनाओं की वजह से बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो भारत की जलवायु पर हिमालय के प्रभाव को बताइए। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और दीजिए। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिए, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हैं, आपको सामाजिक विज्ञान में पूरे नंबर लेके आने हैं, आपको A+ ग्रेड लेके आनी है। तो ध्यान रखें, अपना जो चैनल है वो A+ इसी नाम पर रखा गया है कि आप A+ ग्रेड लेके आएँ। पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लगातार एक एक अध्याय करके हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और लगभग 1 महीने में हम इस पूरे जो सामाजिक अध्ययन है इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।